जय हिंद फ्रेंड्स। इंडियन पॉलिटी की सीरीज हमारी जो चल रही थी उसमें कल हमने देखा था भारतीय संविधान की विशेषताएं। उन विशेषताओं में हमने ये देखा था कि संविधान के विस्तृत होने में कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे। पहला हमने ये देखा था 4 कारण कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी थी कि 60% से ज़्यादा एरिया हमारे संविधान में 1935 के अधिनियम से लिया गया था। देश का भौगोलिक विस्तार इतना ज़्यादा है, बहुवादी समाज है, सांस्कृतिक समाज है, अलग अलग संस्कृतियाँ, अलग अलग भाषाएं, अलग अलग खान पान, ये सारा कुछ, अलग अलग धर्म, ये सब कुछ संविधान इनकी स्वतंत्रता की, इनके परिरक्षण की गारंटी देता है। इस वजह से संविधान लंबा हुआ ज़्यादा। तीसरा मैंने कारण ये बताया था कि वकीलों का प्रभुत्व था संविधान सभा में, जिसकी वजह से संविधान के लंबा होने का एक कारण मिला। और लास्ट कारण मैंने ये बताया था कि सेंटर और स्टेट दोनों के, मतलब संघ और राज्य दोनों का प्रोविजन हमारे संविधान में किया गया है। साथ में उनके विधायी, प्रशासनिक सारे कार्यों का वर्णन किया गया है, सारी जिम्मेदारियों का वर्णन किया गया है। इस वजह से संविधान लंबा हुआ। दूसरी विशेषता हमने ये देखी थी कि विभिन्न स्रोतों से संविधान के कुछ कुछ सेगमेंट्स लिए गए हैं। हमने ये भी देखा था कि कौन से देश से कौन सी चीज़ें ली गई हैं। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो आप याद रखिएगा, जैसे स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांस के संविधान से लिया गया है, जो कि प्रस्तावना में लिया गया। न्याय का जो कॉन्सेप्ट है, खास करके जुडिशरी, वो यूएसए से ली गई है। संसद से रिलेटेड जो भी हैं, विशेषाधिकार की बात हुई या संघ सरकार की बात हुई, वो ब्रिटेन से लिया गया। एक थी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वो होती है जिसमें ऐसे सब्जेक्ट शामिल किए जाते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। कोई भी बना सकता है, लेकिन अगर दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ तो संघ का माना जाएगा। ठीक, उसके आगे भी कुछ टिपिकल आगे सिचुएशंस हैं कि कब राज्य का माना जाएगा, वो बाद की बात है। अभी के लिए जान लीजिए इस समवर्ती या कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं, उनमें जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं लिस्ट में, उनमें केंद्र और राज्य दोनों सरकारें, दोनों जो है अपना कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर दोनों कानून में कॉन्ट्रडिक्शन हुआ तो संघ सरकार का माना जाएगा। दूसरी बात ये थी कि हमने देखा था कि सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था थी। संघीय व्यवस्था में हमने दो चीज़ों को देखा था कि राज्य के किसी समझौते का परिणाम संघ नहीं है, और दूसरी बात, इस भारतीय संघ से किसी भी राज्य को अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। ये एक अनूठी विशेषता है जो हमारे संविधान में। इसके बाद हम लोगों ने देखा था धर्मनिरपेक्ष चरित्र, और फिर उसके बाद देखा था, और धर्मनिरपेक्ष चरित्र में हमने ये बताया था कि चरित्र धर्मनिरपेक्ष है भारतीय संविधान का, तो क्यों है? धर्मनिरपेक्षता एक अभिन्न अंग है तो क्यों है? उसकी हमने पॉजिटिव विशेषता भारतीय संविधान में देखी थी। निगेटिव पश्चिमी देशों में है कि उन्होंने धर्म को बिल्कुल अलग कर रखा है, और हमारे यहाँ संविधान सभी धर्मों का बराबर सम्मान, बराबर आदर करता है। किसी धर्म विशेष को प्रमोट नहीं करेगा, किसी धर्म विशेष के प्रमोशन के लिए कोई टैक्स नहीं लगाएगा। ये सारा कुछ हमारे भारतीय संविधान में लिखा गया है। धर्मनिरपेक्षता वर्ड भारतीय संविधान में नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। 42वां संविधान संशोधन 1976 इंदिरा गांधी जी के टाइम में हुआ था, जब वो प्राइम मिनिस्टर थी। उस समय ये संविधान संशोधन किया गया था, उस समय ये शब्द जोड़ा गया था। वो हम आगे जब पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसके बाद बताएंगे। फिर हमने लास्ट में देखा था कि संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता, इन दोनों का समन्वय हमारे संविधान में किया गया है। इस कोऑर्डिनेशन के साथ साथ ये भी किया गया है कि हमारा संविधान ना तो इतना ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट है, और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है। इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि ब्रिटेन की तरह हम रोज संविधान संशोधन करते रहें, और इतना भी हार्ड नहीं है
कि अमेरिका की तरह अगर आवश्यकता हो तो हम संशोधन ना कर पाए। तो दोनों के बीच में मिलीजुली प्रणाली है। संविधान संशोधन के 3 तरीके हमने देखे थे, जिनमें से 2 तरीके ही संविधान संशोधन में माने जाएंगे और एक है जो कि संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये सारा कुछ हमने देख लिया था। अब इन 6 विशेषताओं के अलावा आज हम स्टार्ट करते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं ही, अभी तक वही चैप्टर चल रहा है। तो 7th विशेषता जो है वो ये है, सरकार का संघीय स्वरूप। देखिए, सरकार का जो गवर्नमेंट का जो नेचर होता है वो 2 होता है, 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। एक होती है सरकार की अध्यक्षीय प्रणाली, और दूसरी है संसदीय प्रणाली। ठीक, प्रेसिडेंशियल सिस्टम और इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम बोलते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली का एग्जाम्पल याद रखिएगा, यूएसए, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसमें क्या करते हैं, एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और विधायिका लेजिस्लेटिव के बीच शक्तियों का विभाजन किया जाता है। ये बताया जाएगा कि कौन से काम एग्जीक्यूटिव करेगा और कौन सा काम लेजिस्लेटिव करेगा। संसदीय प्रणाली में इन शक्तियों का विभाजन न करके उनमें आपस में समन्वय, समन्वय का मतलब कोऑर्डिनेशन किया जाता है। आपने ये देखा होगा कि जो हमारे मंत्रीगण होते हैं वो कार्यपालिका या सरकार का अंग है, और वही मंत्रीगण जब संसद में बैठ करके हमारे लिए कानून बनाते हैं तो किसका अंग होते हैं, विधायिका का। ठीक, तो हमने किसकी प्रणाली, कौन सी प्रणाली फॉलो की, संसदीय प्रणाली। भारत, ब्रिटेन, इनमें सभी में कौन सी प्रणाली फॉलो होती है, संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक, अब कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो ये बताते हैं कि भारतीय जो प्रणाली है संविधान की वो संसदीय है। उनके कौन कौन से लक्षण हैं, तो लक्षण देख लेते हैं, सिम्टम्स देख लेते हैं। पहला, नाम मात्र एंड वास्तविक कार्यपालिका या कार्यपालक की उपस्थिति। वास्तविक एग्जीक्यूटिव, रियल में एग्जीक्यूटिव कौन है, पीएम, प्रधानमंत्री। क्यों, क्योंकि सारे डिसीजन मंत्रिपरिषद लेती है और राष्ट्रपति उसमें क्या लगाता है, स्टैंप लगाता है। राष्ट्रपति उसको क्या करता है, अप्रूव करता है। तो नाम मात्र की कौन हुआ, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट। ये पहला लक्षण है संघीय होने का। दूसरा, बहुमत वाले दल का शासन। जो भी सबसे ज्यादा वोट गेन किए रहेगा उसी की सरकार बनेगी। ये किसके लक्षण हैं, संसदीय प्रणाली के लक्षण हैं। थर्ड, लोकसभा या निचले सदन का विघटन। लोकसभा या निचले सदन का
विघटन। ये किसके लक्षण हैं? सरकार के संघीय स्वरूप के लक्षण हैं। ठीक। फोर्थ, विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। आपने ये चीज सुन रखी होगी कि अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाए किसी एक मंत्री के विरुद्ध या पूरे सरकार के विरुद्ध कि हमें सरकार पर विश्वास नहीं है, सरकार को बहुमत नहीं है, तो सरकार को क्या देना पड़ता है? इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक। तो कार्यपालिका विधायिका के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है। ठीक है, या उत्तरदायित्व। ये सारे के सारे लक्षण किसके हैं? संघीय शासन के लक्षण हैं। एक पांचवा पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, कार्यपालिका का विधायिका का सदस्य होना। मतलब जो मंत्री होते हैं वो संसद के भी क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। ठीक। ये सभी के सभी लक्षण किसको डिनोट करते हैं? संसदीय प्रणाली को। संसदीय प्रणाली क्योंकि ब्रिटेन से फेमस हुई और ब्रिटेन की संसद जिस जगह पर है उसका नाम है वेस्टमिंस्टर, तो कभी कभार इसको इस नाम से भी जाना जाता है, वेस्टमिंस्टर प्रणाली। वेस्टमिंस्टर ब्रिटेन में एक स्थान है जहां पर ब्रिटेन की संसद स्थित है। क्योंकि कार्यपालिका की विधायिका के समक्ष संयुक्त जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, इसी वजह से इस गवर्नमेंट को दूसरा नाम देते हैं उत्तरदायी सरकार, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। ठीक। इस सिस्टम में हमने ये देखा कि जो बहुमत का दल का नेता होगा वही पीएम बनेगा। अभी जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का चेहरा उनके दल ने क्या किया? पीएम के रूप में लॉन्च किया। और तो पीएम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर कि वो पूरी गवर्नमेंट का क्या होता है? केंद्र बिंदु होता है। इसीलिए पीएम के महत्व को देखते हुए इस प्रणाली में कभी कभार इसको प्रधानमंत्री सरकार भी बोलते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई? तो ये चीजें ध्यान रखिएगा। हम लोगों ने संसदीय प्रणाली फॉलो की, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट फॉलो किया, और इसमें शक्तियों के विभाजन की बजाय आपस में कोऑर्डिनेशन की बात की जाती है कि विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे को सहयोग और समन्वय स्थापित करें, ना कि अलग अलग काम करें। ठीक। संघ सरकार के क्या लक्षण होते हैं ये भी आप याद रखिएगा, ये सब पूछा जाता है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर में। ठीक। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 8, स्वतंत्र न्यायपालिका। ये भी भारतीय संविधान की एक विशेषता है। जुडिशरी से जितने भी हमने लिया है पॉइंट्स, वो सब के सब कहाँ से लिया है? यूएसए से, अमेरिकी संविधान से।
तो स्वतंत्र न्यायपालिका का भी कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया है? अमेरिकी संविधान से। न्यायपालिका की स्वतंत्रता संविधान में किस तरीके से दी गई है, वो कुछ पॉइंट्स आप याद रखिएगा। जब हम पढ़ेंगे तब तो तब तो ये रिवीजन होगा, लेकिन अभी आप ओवरव्यू के रूप में 2-3 पॉइंट लिख लीजिए। पहला, जो न्यायाधीश हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के हों और चाहे हाई कोर्ट के हों, उनके कार्यकाल की सुरक्षा वेतन केंद्र सरकार पर डिपेंड ना हो करके भारत की संचित निधि पर डिपेंड होता है। और जब हम लोग पढ़ेंगे बजट, उस समय देखेंगे कि ये क्या होती है। ये एक तरीके से सरकार का गुल्लक होता है, जिस पर अधिकार सरकार का ना हो करके संसद का होता है। सरकार और संसद में अंतर है। ठीक, बात समझ में आ गई? संसद का एक छोटा सा पार्ट है सरकार। तो इस संचित निधि पर जो भी वेतन भारित होते हैं, उन पर कभी भी चर्चा नहीं होती सदन में। ये नहीं कहा जाता कि ये इन न्यायाधीश ने जजमेंट दूसरा दिया था, हमारे फेवर में नहीं दिया था, तो इनका वेतन काट लो। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। सुप्रीम कोर्ट में 65 वर्ष और हाई कोर्ट में 62 वर्ष मैक्सिमम। ठीक, इनके इनके मतलब न्यायाधीशों के, पर न्यायाधीशों के आचरण पर, कोर्ट में वो कैसा आचरण कर रहे हैं, सदन पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। सदन मतलब लोकसभा या राज्यसभा, नहीं हो सकती। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता को मेंटेन रखती हैं। ये भी अपने भारतीय संविधान की एक विशेषता है। ठीक, नाइन्थ नाइन्थ पॉइंट ये कहता है कि एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। अमेरिका में क्या था, कोई नागरिक अमेरिका का, इसके पास दो नागरिकताएं होती हैं, दो सिटीजनशिप होती हैं। एक, वो जिस राज्य से बिलोंग करता है वहां की, और दूसरी सेंटर की या केंद्र की या पूरे अमेरिका की। तो उनके पास दो नागरिकताएं हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से बिलोंग करेगा, तो उसके पास दो सिटीजनशिप होंगी, एक उत्तर प्रदेश की और एक पूरे भारत की। लेकिन सिंगल सिटीजनशिप में क्या होता है कि एक ओनली वन सिटीजनशिप, एक नागरिकता, और वो भी कहाँ की, राज्य की नहीं, केंद्र की। मतलब कोई भी नागरिक ये नहीं कहेगा कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हम आंध्र प्रदेश के नागरिक हैं, हम महाराष्ट्र के नागरिक हैं, ये नहीं कहेगा। वो सिंपल सी बात कहेगा कि हम भारत के नागरिक हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारी क्या होती है, एकता की, संगठन की भावना क्या होती है, बढ़ती है। ठीक, तो संविधान निर्माताओं ने एकल नागरिकता के प्रावधान को रखा, और यूएसए में दो नागरिकताएं चलती हैं, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, जो मैं कंपैरिजन कराते चल रहा हूं, ये सिर्फ आपको स्टोरी के तौर पर है। ये करते रहेंगे तो चीजें आसानी से याद रहेंगी आपको। ठीक, नाइन्थ पॉइंट ये हो गया। 10th, सार्वभौमिक
वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स टू एडल्ट्स। ठीक, ये काफी इंटरेस्टिंग बात थी। अगर 1947 का भारत आप देखिए, तो उसमें ये सभी चीजें आपको मिलेंगी। धार्मिक कट्टरता उस समय बहुत चरम पर थी। क्यों? क्योंकि भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, गरीबी थी ही थी, असमानता थी, गरीब और अमीर के बीच में खाई बहुत ज्यादा थी। धर्म, जो दुनिया के बौद्ध, जैन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब यहाँ पर मेन मेन धर्म थे। बहुलवादी सांस्कृतिक समाज था, सबकी भाषाएं अलग थी। कभी भाषा के लिए आंदोलन होता था, उसके बाद कुछ हुआ भी, आगे हम पढ़ेंगे। अशिक्षा थी। इन सभी समस्याओं के बावजूद हमने क्या दिया? सभी को वोटिंग राइट्स दिया। ये अपने आप में आपको आज अगर आपके पास वोटिंग राइट है, 18 साल से ऊपर हैं आप, तो आपको सरकार चुनने का पूरा अधिकार है। अपने बारे में डिसीजन लेने का, निर्णय लेने का, अपने जीवन के बारे में निर्णय लेने का आपको पूरा अधिकार है। ये आपको छोटी बात लग रही होगी। जो बड़े बड़े लोकतंत्र आज के, अगर हमारे यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं हो जाती हैं, असामाजिक तत्व उसका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, तो बड़े बड़े देश जो अपने को बहुत सभ्य कहते हैं, वो हमें क्या करते हैं? प्रवचन देते हैं कि भारत में तो ऐसा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा। जो जिसको आप दुनिया का फर्स्ट आधुनिक लोकतंत्र, मॉडर्न डेमोक्रेसी जिसे आप कहते हैं, यूएसए की डेमोक्रेसी की अवधारणा अमेरिका से आई। उन्होंने अपने महिलाओं को, महिलाएं समझ रही हैं, समझ रहे हैं कि अगर आपके पास 50-50 रेशियो है, मतलब 50% पुरुष हैं और 50% महिलाएं हैं, तो आधी जनसंख्या को आपने वोटिंग राइट्स ही नहीं दिए थे। 1920 में अमेरिका ने अपने यहाँ यूनिवर्सल राइट दिया औरतों को, मतलब सभी को दिया। उसके पहले औरतों को वहां पर अधिकार नहीं था। 1928 में ब्रिटेन ने दिया, यूके ने। 1936 में रसिया ने दिया, यूएसएसआर। 1938 में फ्रांस, और 1945 में इटली। ये देख रहे हैं। और तो और सबसे इंटरेस्टिंग बात, स्विट्जरलैंड, जो नॉर्डिक देश हैं, स्विट्जरलैंड हुआ, नॉर्वे हुआ, स्वीडन हुआ, सॉरी स्वीडन, नॉर्वे और डेनमार्क, इनको नॉर्डिक कंट्रीज बोल दिए जाते हैं। मतलब जिसे हम कहते हैं कि वेस्ट जो है वो ज़्यादा हमसे सभ्य है, ज़्यादा पढ़ा लिखा है। उसकी हरकतें देखिए कि उन्होंने अपने लोगों को वोटिंग राइट्स कब कब दिए। ये ये स्वतंत्र हो गए थे इससे लगभग 100 साल पहले। ये इन्होंने पूरी दुनिया पर राज किया। ये 1917 की रूस की क्रांति आप लोग पढ़े होंगे या पढ़ेंगे। फ्रांस की क्रांति हुई 1789 के आसपास। इटली और स्विट्जरलैंड,
स्विट्जरलैंड ने पता है कब राइट दिया? 1971 में। बताइए। ये वही साल है जिस समय हमने फर्स्ट परमाणु विस्फोट किया था, इंदिरा गांधी जी के टाइम पर। इसी समय, इसी के आसपास इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट छोड़ा था अंतरिक्ष में। तब ये वोटिंग राइट्स दे रहे हैं। और इतनी समस्याओं के बावजूद हमने क्या किया कि यूनिवर्सल वोटिंग राइट दे दिया, सभी को वोटिंग राइट दे दिया। बस उस समय कंडीशन ये थी कि आपकी एज 21 वर्ष हो गई हो या 21 वर्ष से ज़्यादा हो गई हो, तो आपको वोटिंग राइट है, आप अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। 61वें संविधान संशोधन द्वारा यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स की एज 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। 61, ये 1988-89 की बात है। ठीक। हमने क्या किया कि वोटिंग जो एज थी, वो एडल्ट जो एज थी, वयस्क मताधिकार की जो एज थी, उसको घटा करके क्या कर दिया, 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया। ठीक। सार्वभौमिक मताधिकार से लाभ क्या हुआ, क्यों जरूरी है यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स? पहली बात तो, अगर आपके पास वोटिंग राइट है तो आपका कॉन्फिडेंस का लेवल कुछ उच्च होगा, आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी। आप ये सोचेंगे कि अगर अनिल अंबानी जो काम कर सकते हैं वही काम हम भी कर सकते हैं, तो आपके मन में समानता की भी भावना आएगी। जो अल्पसंख्यक हैं, उनके हितों की रक्षा हो सकती है। वो अपने हिसाब से देखेंगे कि कौन उनके इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है। ठीक। तो ये सारे फायदा जो है वो यूनिवर्सल वोटिंग राइट से मिलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक जो है, कौन सा था ये नंबर? शायद 9th था, 10th, 11th। डीपीएसपी। डीपीएसपी का फुल फॉर्म ये है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। हिंदी में राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनको अंबेडकर जी ने ये कहा कि संविधान के ये मूल हैं, रूट्स। ये पहली बात तो किसी कोर्ट के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। बस इनका उद्देश्य क्या है, सामाजिक एंड आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना या लागू करना। जो राजनीतिक लोकतंत्र होता है, जहां पर हम अपने राइट की बात करते हैं, वो हमें देता है
हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। लेकिन जो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र है वो कहाँ से आता है? डीपीएसपी से। ये कुछ ऐसे प्रिंसिपल हैं जिनको कि संविधान सभा ने, डॉक्टर अंबेडकर जी ने स्पेशली कहा कि ये संविधान का मूल है। ये इस वजह से इस वर्ड को हाईलाइट कर रहा हूं मैं, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है कि कौन संविधान का मूल है। तो उसमें फंडामेंटल राइट भी था, डीपीएसपी भी था, और भी दो तीन विकल्प दिए गए थे। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, ये स्टेटमेंट है डीपीएसपी के लिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के लिए। ये इतने मूल हैं कि अगर राज्य कोई पॉलिसी बनाएगा किसी भी वर्ग के लिए, किसी भी अ, एक तरीके से धर्म के लिए या पूरे समाज के लिए, तो उस पॉलिसी में इनका प्रतिबिंब नजर आना चाहिए। ये उस पॉलिसी को बनाने के लिए टार्च की तरह काम करते हैं कि ये चीजें आपको शामिल करनी है अपनी पॉलिसी में। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे क्या किया गया है कि संसाधनों का समुचित वितरण हो। आपने नाम सुना होगा प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या मतलब है? कि जो कम कमा रहा है, जिसकी इनकम कम है, उस पर कम टैक्स लगाओ, जिसकी जितना ज्यादा इनकम है उस पर उतना ही ज्यादा टैक्स लगाओ। इससे क्या होता है कि जब सरकार के पास टैक्स आया तो वो गरीबों के कल्याणकारी काम, कल्याण के लिए कुछ कल्याणकारी काम जो है वो करेंगे। जैसे शौचालय बनवाना, पानी की व्यवस्था देना, सड़क बनवाना, हॉस्पिटल बनवाना, स्कूल बनवाना, ये सब क्या है? सरकार कहाँ से करेगी? जब उसके पास टैक्स आएगा। तो ये प्रोविजन कहाँ से आया? डीपीएसपी से आया। ठीक। अभी आपने एक नाम सुना होगा, यूनिवर्सल सिविल कोड, समान वो सार्वभौमिक नागरिक संहिता। ठीक। कहने का ये मतलब है कि सभी सिविल जो मामले हैं वो एक ही कोड से क्या हों? संचालित हों, एक ही कानून से क्या हों? संचालित हों। अभी क्या है, हिंदुओं के लिए अलग लगता है, मुस्लिमों के लिए अलग लगता है, ईसाइयों के लिए अलग लगता है। ये क्या है? धर्म के आधार पर आपने बांट रखा है। अगर हम इस धर्म को भी पीछे छोड़ करके सभी के लिए एक सिविल मामलों में एक ही कानून के तहत कार्यवाही होगी, वो नागरिक किसी भी धर्म का हो, तो यूसीसी ये कहाँ का है प्रोविजन? डीपीएसपी का, जो सरकार बार बार समान नागरिक संहिता लाना चाह रही है। ठीक। आपने पढ़ा होगा एक कि गांधी जी ने ग्राम सभाओं के गठन की बात की। वो सब के सब कहाँ मिलेंगे? डीपीएसपी, ग्राम सभा का गठन। इवन न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण, अलग अलग हों दोनों, दोनों एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करें, मिल ना जाएं, कि सब मिली भगत से काम चल रहा है, ऐसा ना हो। तो वो भी कहाँ मिलेगा आपको? डीपीएसपी में मिलेगा। ठीक। तो ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र के लिए हमारे एक सीढ़ी की तरह काम करते हैं। स्टेट जो भी पॉलिसी बनाएगा ये उसके लिए एक गाइडेंस का काम करेंगे। स्टेट को ये निर्देशित करते हैं कि आप ये चीज़ें अपने पॉलिसी में शामिल कीजिए। ठीक। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तब इसकी चर्चा करेंगे। एक चीज़ यहाँ पर और लिख लीजिए, खैर जब हम पढ़ेंगे तो बताएंगे। इनको तीन तरीके से डिवाइड किया गया है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। ठीक। ये जो यूसीसी आता है, यूनिवर्सल सिविल कोड, ये उदारवादी है। समाजवादी में क्या है? समाजवादी में ये है संसाधनों का समुचित वितरण हो, रिसोर्सेज का, कहीं ज़्यादा इकट्ठा ना हो जाए। और गांधीवादी का एग्जाम्पल लिख लीजिए, संसाधनों का समुचित वितरण। और गांधीवादी में क्या है? ग्राम सभा का गठन। ये गांधीवादी है। ठीक। नेक्स्ट, फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य। एक इंटरेस्टिंग बात है। इंटरेस्टिंग बात यह है
कि हम अपने अधिकार की तो बात करते हैं कि हमारा ये अधिकार है, हमारा वो अधिकार है, लेकिन हम अपने कर्तव्य की बात नहीं करते। भारतीय संविधान अधिकार के साथ साथ ये भी बताता है कि आपके कर्तव्य क्या हैं, आपकी ड्यूटीज क्या हैं। इनको बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। अधिकार क्या बताता है कि जो विधायिका है, लेजिस्लेटिव है, या जो एग्जीक्यूटिव है, वो हमारे अधिकार हमारे ऊपर इतना ना हावी हो जाए कि हम मनुष्य रह ही ना जाएं। मतलब उनके विरुद्ध हमें संरक्षण प्रदान करता है अधिकार, मूल अधिकार। लेकिन मूल कर्तव्य क्या करता है कि हमारी राष्ट्र के प्रति क्या ड्यूटी है, हमारी समाज के प्रति क्या ड्यूटी है, हमारी परिवार के प्रति क्या ड्यूटी है, और हमारी संविधान या संविधान से शासित होने वाले देश के प्रति क्या ड्यूटी है। फॉर एग्जाम्पल, राष्ट्रध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगान के प्रति आदर व्यक्त करना, अपने स्वतंत्रता सेनानियों के को नमन करना, उनका रिस्पेक्ट करना, ये सब क्या है, हमारी ड्यूटीज हैं। हम नदी नाले पहाड़ इनको गंदा ना करें, प्रकृति का संरक्षण करें, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। हम महिलाओं का क्या करें, आदर करें, सम्मान करें, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। हम अपने घर के छोटे बच्चों को उचित शिक्षा दें, उचित संस्कार दें, ये हमारी क्या है, ड्यूटी है। ठीक। तो शुरुआत में ये था नहीं। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा ये शामिल किया गया मूल कर्तव्य संविधान का। भाग 4A में शामिल किया गया। ठीक। जब पढ़ेंगे इसको तब डिटेल में वहां पर चर्चा करेंगे। मूल संविधान में ये नहीं था, ये 42वें संविधान 1976 के द्वारा ये शामिल किया। ठीक। 42वां संविधान इतना ज्यादा बड़ा था, संविधान संशोधन, कि इसको कभी कभार मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या हिंदी में कहिए लघु संविधान की संज्ञा दी गई। कहा गया कि ये छोटा संविधान है। ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन की जो संज्ञा दी गई वो किसे दी गई, तो बताइएगा। 42वें संविधान संशोधन को, जो कि 1976 में हुआ था। ठीक। किसके समिति पर, सुझाव पर ये आया था संविधान संशोधन, ये मूल कर्तव्य? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। इसी के आधार पर मूल कर्तव्य संविधान संशोधन में शामिल किया गया। ठीक। ठीक है। नेक्स्ट, ये कौन सा पॉइंट था? 12th 13th, स्वतंत्र निकाय। इंडिपेंडेंट बॉडीज। भारतीय संविधान तीन चीजों से मिलकर के बना है। पहला, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। एक चौथी चीज इसी में आती है, स्वतंत्र निकाय, जो कि इन तीनों से क्या है, इंडिपेंडेंट है। इनके पार्ट नहीं है, वो ध्यान रखिएगा, इनके पार्ट नहीं है, इनसे अलग है। उसमें एग्जाम्पल याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन
कमीशन। इसका काम क्या है? पूरे देश में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव कराना, साथ में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव कराना। ये चुनाव निष्पक्ष हो, इसके लिए इसको इंडिपेंडेंट रखा गया, स्वतंत्र रखा गया। अगर स्वतंत्र ना रखा जाता तो सरकार जो होती वो जो एक बार सत्ता में आ जाता वो इसको क्या करती, खुद ही सत्ता में बने रहने के लिए इसका मिसयूज करती। इसीलिए इनको क्या रखा गया? इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र। ये सरकार के अंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा इसका एग्जाम्पल कैग, नियंत्रक एवं महालेखक, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये क्या करते हैं? ये केंद्र सरकार की जो भी वित्तीय योजनाएं होती हैं या जिनमें भी केंद्र सरकार का पैसा लगता है संसद का, वो उसको क्या करती हैं? वेरीफाई करती हैं कि पैसा सही जगह पर खर्च हुआ कि नहीं हुआ, और जितना मांगा गया था उतना खर्च हुआ या उससे ज़्यादा खर्च हुआ, उससे ज़्यादा खर्च हुआ तो क्यों खर्च हुआ, ये सारा कुछ ऑडिटिंग का काम क्या करते हैं? कैग। और थर्ड, आप यूपीएससी और पब्लिक सर्विस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग, ये सारी की सारी बॉडीज क्या हैं? इंडिपेंडेंट है, ये सरकार का अंग नहीं है। ठीक, तो ये सब भी इसमें शामिल की गई हैं भारतीय संविधान में। आपातकालीन उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजंस। आपातकालीन उपबंध में क्या है? कोई भी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है तो 3 प्रकार के आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं। एक तो होता है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा होता है राष्ट्रपति शासन, और तीसरा होता है वित्तीय आपातकाल। ये अभी तक कभी नहीं लगा, इसका जिक्र आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360 में किया गया। जब कभी ऐसी सिचुएशन हो कि भारत की वित्तीय साख वो दांव पर लग जाए, जैसे 1991 के आसपास हुआ था कि जब हमारे पास इतना ज़्यादा सोना या इतना ज़्यादा डॉलर नहीं था कि हम अपनी पेट्रोल या अपनी आयात की वस्तुओं को क्या कर सकें? पेमेंट कर सकें। ठीक, तो उस समय इसके लागू होने के चांसेस लग रहे थे लेकिन लागू नहीं हुआ। तो ये इंडिया में अभी तक लागू नहीं हुआ। राष्ट्रपति शासन हमेशा एक राज्य पर लगता है, और राज्य पर लगने के 2 कारण हैं। 2 कंडीशन होने पर, इनमें से किसी एक कंडीशन होने पर ही राष्ट्रपति शासन उस राज्य में लगेगा। पहला, राज्य सरकार केंद्र के निर्देशों का अनुपालन ना करे या करने में असमर्थ हो। जो सेंटर कह रहा है, कहेगा तो कुछ भी कानून के दायरे के बाहर नहीं कहेगा। कोई भी केंद्र राज्य को ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं देगा कि जो संविधान अलाउ नहीं करता, संविधान के दायरे में रह करके वो कहेंगे। जैसे संचार के साधन आप देखते होंगे, संचार के साधन जैसे रेलवे हुआ, टेलीफोन हुआ, ये सब क्या हैं? संचार के साधन हैं। इनको आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते। अगर ट्रेन, रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र होते हुए तमिलनाडु जा रही है तो ये उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की जिम्मेदारी है कि उस ट्रेन को, उस रेलवे को सुचारू पथ और सुचारू सुरक्षा प्रदान करें। अगर वो उसमें विफल रहते हैं
तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्या है, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता। ठीक। और दूसरा, जब राज्य में कानून व्यवस्था का समुचित ढंग से, समुचित ढंग मतलब संविधान के तहत पालन ना करें, जब लॉ एंड ऑर्डर वहां पर मेंटेन ना हो, सरकार चलाने वाला कोई ना हो, गठबंधन में सरकार चल रही हो लेकिन बहुमत के दल का शासन, वहां पर कोई बहुमत ही ना प्राप्त कर पाए, तब भी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। ठीक। ये है 356 के तहत, और सॉरी ये वाला, और ये है आर्टिकल 365 के तहत। ये आर्टिकल हैं लिखे हैं। राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356 के तहत ही होता है, लेकिन 356 365 के थ्रू भी लागू हो सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल ये है आर्टिकल 352 में, अनुच्छेद 352 में, और ये 3 कंडीशन होने पर ही लागू हो सकता है: युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह वाला जो कॉन्सेप्ट है वो आया है 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। इसके पहले यहां पर वर्डिंग थी आंतरिक उपद्रव, ये वर्डिंग थी, तो इसको हटा करके ये लाया गया। तो 3 कंडीशन लागू होने पर ही राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो सकता है। राष्ट्रीय आपातकाल किसी एक राज्य में भी लागू हो सकता है और पूरे देश में भी लागू हो सकता है। ठीक। जैसे 1962 में चाइना ने और भारत की लड़ाई हुई, तो जो नॉर्थ ईस्ट का पोर्शन था उस समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू था। ठीक। बात समझ में आ गई? चलिए, ये कौन सा पॉइंट था? 14 नंबर, 15 नंबर। त्रिस्तरीय सरकार। त्रिस्तरीय सरकार का मतलब ये हुआ कि केंद्र में केंद्र सरकार, संघ में, राज्य में राज्य सरकार, राज्य से नीचे ग्राम पंचायत या ग्राम सभा, मतलब राज्य से भी नीचे। अब यहां पर त्रिस्तरीय सरकार में आपको यूनिक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि ये दुनिया के किसी भी और संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे भी संविधान में शुरुआत में नहीं था। 73वें संविधान संशोधन से और 74वें संविधान संशोधन से ये चीज आई। 74वें में आया शहरी निकाय, और ये आया ग्राम पंचायत के लिए या ग्राम सभा के लिए। तो शहर के लिए आया 74वां संविधान संशोधन और गांवों के लिए आया 73वां संविधान संशोधन। ये 1993 में है और ये 1994। ईयर आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, जहां तक मुझे याद है यही है। ठीक। बात समझ में आ गई? और नेक्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सहकारी समितियां। आप
देखते होंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी होती हैं। ये क्या है? जैसे सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप्स होते हैं, स्वयं सहायता समूह, ठीक उन्हीं का लीगल वर्जन है सहकारी समितियां। एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, सरकार में भागीदारी कर रहे हैं, लेकिन साथ में साथ कुछ योगदान सरकार से, कुछ अपने से करके, और आपस में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का उत्थान कर रहे हैं। 97 में 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से 2011 में आया ये सहकारी समितियां। एक सहकारी कार्य मंत्रालय बाकायदे बना, 2014 में शायद बना है, ठीक है, जिसके अभी ये मंत्री अमित शाह जी हैं। सहकारी कार्य मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, गृह मंत्रालय के साथ साथ, ठीक। और आर्टिकल 19 में फंडामेंटल राइट भी बना दिया गया, सहकारी समितियों में भागीदारी लेने का आपके पास पूरा अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। साथ में भाग 9B ये भी जो है जोड़ा गया सहकारी समितियों में। सहकारी समितियां जब आई 97 में, उसी समय ये भाग संविधान में जोड़ा गया। और आर्टिकल 43B ये मिलता है डीपीएसपी में। वहां पर भी सरकार का, डीपीएसपी क्या बता रहा है, सरकार के लिए एक नीति निर्माता के नीति निर्माण में सहायक उद्देश्य बता रहा है कि आप जब भी पॉलिसी बनाएंगे ये प्रोविजन आपकी पॉलिसी में झलकने चाहिए, दिखने चाहिए। तो वहां पर भी आर्टिकल 43B सहकारी समितियों के गठन से संबंधित है। तो ये चीजें आप याद रखिएगा। अब हम चलते हैं संविधान के महत्वपूर्ण भाग पर, अनुसूची पर, कि कौन सा भाग किससे रिलेटेड है, ठीक। तो कुछ मेन पॉइंट हैं वो आपको याद रखने हैं। इधर मैं संविधान के भाग लिख रहा हूं और इधर उनसे रिलेटेड मैटर लिख रहा हूं, या विषय, उनसे रिलेटेड कौन कौन से विषय हैं। और इधर मैं अनुच्छेद लिख रहा हूं, आर्टिकल्स, जो ये बताएंगे कि कौन सा आर्टिकल्स किससे रिलेटेड है। कुछ पूरे नहीं याद करने हैं, ये ध्यान रखिएगा, बस मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए। भाग 1 ये बताता है स्टेट एंड ड्यूटीज, संघ क्षेत्र और राज्य, इनका नाम और एरिया, भौगोलिक विस्तार, ये इसके बारे में बात करता है भाग 1। भाग 2, अगर हमने एक बार क्षेत्र डिसाइड कर लिया तो वहाँ के अंदर उसमें रहने वाले नागरिकों के बारे में भी डिसाइड करेंगे। तो कौन कौन उसमें नागरिक होगा, तो ये प्रोविज़न होगा नागरिकता का, सिटीजनशिप का। ये आर्टिकल 1 से 4 और ये 5 से 11, ठीक। मोटा मोटा आपको आइडिया होना चाहिए, रटना बिल्कुल नहीं है। भाग 3, जब हम नागरिकता दे देंगे नागरिकों को तो फिर हम उनके अधिकार की बात करेंगे। तो ये फंडामेंटल राइट की बात करेगा, फंडामेंटल मूल अधिकारों की बात। ये हैं 12 से 35 तक, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भाग 4 ये बताएगा डीपीएसपी, राज्य के नीति निदेशक तत्व। पहले हमने भौगोलिक क्षेत्र डिसाइड कर लिया, फिर उसमें बसे हुए नागरिकों के नागरिकता की बात की, फिर नागरिकता जब उनको मिल गई तो उनके अधिकारों की बात की। अधिकारों के बाद हम जो भी पॉलिसी बनाएंगे उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हमने डीपीएसपी की बात कर ली। अब हम जब इतना नागरिकों को दे दिए तब हम उनके उनके कर्तव्य बताएंगे। तो 4A फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करता है, डीपीएसपी 36 से 51 और फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51A, ठीक। फिर इसके बाद भाग 5 आता है जिसमें हमारी संघ सरकार है। भाग 6 आता है जिसमें हमारी राज्य सरकार है।
संघ सरकार में कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव, फिर लेजिस्लेटिव संसद, फिर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। फिर मैं बात करूंगा न्यायपालिका की, और फिर मैं बात करूंगा नियंत्रक एवं महालेखक की, जिसको आप नाम देते हैं कैग का। ठीक। संघ सरकार का आर्टिकल है 52 से लेकर के 151 तक। ऐसे ही याद रखिएगा, एक बार याद करेंगे, वो सॉरी एक दो बार देखेंगे याद हो जाएगा। रटा हमने भी नहीं है, जैसे मैंने पहले याद किए थे आपको बता दिए। अब संघ सरकार में क्या है, पहले एग्जीक्यूटिव आएगा, फिर लेजिस्लेटिव आएगा, फिर ये बीच में एक आ गया राष्ट्रपति की विधायी शक्ति, फिर है जुडिशरी, और लास्ट में है कैग। ये है आर्टिकल 148 से 151। ये जो मैं आर्टिकल आपको लिख रहा हूं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है। ठीक। इसके में क्या क्या आगे लिखा है वो हम आगे डिसाइड कर देंगे, लेकिन मोटा मोटा आइडिया आपको होना चाहिए कि कौन सा आर्टिकल किस चीज से रिलेटेड है। जब आपके पास बहुविकल्पी मल्टीपल चॉइस प्रश्न आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इतना आइडिया से गेस कर लेंगे कि हाँ ये चीज इस भाग से या इस से रिलेटेड है, तो आप एलिमिनेट कर लेंगे चीजों को। ठीक, सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। न्यायपालिका 124 से 147 तक। राष्ट्रपति की विधायी शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है 123 अनुच्छेद, और इसी को बोलते हैं राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। तो अगर आपसे कोई पूछे कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो किस अनुच्छेद के द्वारा जारी करेंगे, तो आप क्या बताएंगे, आर्टिकल 120। कार्यपालिका 52 से 78, और संसद 79 से 122 तक। ठीक। भाग 5 में है संघ सरकार, भाग 6 में आ जाएगी राज्य सरकार। एक 151 यहां तक हो गया, तो राज्य सरकार 152 से 232 है, आई थिंक। देख लेते हैं क्या। जैसे यहां पर है पहले कार्यपालिका, तो यहां पर एक वर्ड आ जाता है, सामान्य छोड़िए, सीधे आप भी यहां पर लिखिए कार्यपालिका, स्टेट की कार्यपालिका। फिर वहां पर संसद है तो स्टेट का विधानसभा आ जाएगा। यहां पर राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है तो यहां पर राज्यपाल आ जाएगा, राज्यपाल की विधायी शक्ति। फिर न्यायपालिका, तो यहां पर हाई कोर्ट आ जाएंगे, और यहां पर कैग जैसी कोई चीज नहीं होती, तो यहां पर आप क्या डालेंगे, अधीनस्थ न्यायालय। ठीक। कार्यपालिका 153 से 167 है, आई थिंक। इस पर जरा मैच करा लीजिएगा आप कि ये सही है गलत। राज्यपाल की विधायी शक्ति ये 130 है, 123 है, तो ये क्या हो जाएगा राज्यपाल वाला 213। ये तो कहां तक पहुंच जाएगा, जस्ट इसी को रिवर्स कर दीजिएगा, 213 पहली 2 डिजिट। ठीक, 213 में पहुंच गए तो राज्यपाल की विधायी शक्ति आपको मिल गई। तो इससे एक कम विधानसभा तक पहुंच जाइए, तो ये 168 से 212 पहुंच जाएगा। ठीक, बात समझ में आ गई।
213 के बाद आएगा 214, तो 214 से 232 ये हाई कोर्ट पहुंच गया, और अधीनस्थ न्यायालय 233 से 237, इसका मतलब ये जाएगा 237 तक, को सुधार लीजिए। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति और राष्ट्रपति की। ठीक, जैसे आपको याद करने को बताए हैं वैसे ही याद कीजिएगा, मोटा मोटा आपको आइडिया जरूर होना चाहिए। ठीक, फिर इसके आगे बात करते हैं। भाग 6 तक हमने देख लिया। भाग 7 ये संविधान में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, ये था पहले, उसको निरस्त कर दिया गया। इसमें राज्यों का वर्णन था, का श्रेणी के राज्य, खा श्रेणी के राज्य, ग श्रेणी के, लेकिन जब हमारा राज्य पुनर्गठन आयोग आया फिर उसके बाद से हमने क्या कर दिया, इस भाग को निरस्त कर दिया। तो पूरे संविधान में अगर आपसे पूछे कि कौन सा भाग नहीं है तो आप क्या बताएंगे, भाग 7 नहीं है। भाग 8 में आएंगे संघ शासित प्रदेश, यूटीज। ठीक, भाग 9 पंचायतें, 9A और 9B। 9A में शहरी निकाय आ जाएंगे। शहरी निकाय का मतलब नगर पंचायत, ये सब। और 9B सहकारी समितियां, इनसे रिलेटेड। ठीक, भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। ये 245 से 267 तक है। इसमें दो हैं, एक विधायी लेजिस्लेटिव और एक प्रशासनिक। ठीक, भाग 12 भाग 13 14 14A। भाग 12 है संविदाएं, कॉन्ट्रैक्ट्स, फाइनेंस, ये सब। भाग 13 है व्यापार, वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में होता है। ठीक, 14A है अधिकरण, ट्रिब्यूनल। ठीक, 15 है निर्वाचन आयोग। ठीक, भाग 14 है ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, केंद्र और राज्य के अधीन सेवाएं। 16 क्या हो सकता है,
ध्यान नहीं आ रहा। 17वां है राजभाषा। 18 है, भाग 18 है आपातकाल। ठीक, आपातकाल के अनुच्छेद आपको पता है, 352 से 360। ठीक, हर एक 4-4 पर आपातकाल है। 352 है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 है राष्ट्रपति शासन और 360 है वित्तीय आपातकाल। ठीक, इसी में आपका यूपीएससी और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन भी यहीं पर आ जाते हैं भाग 14 में। ठीक है, राजभाषा है, आपातकाल है, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक, इनके आर्टिकल्स जब पढ़ेंगे तब बता देंगे, अभी आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। और मोटा मोटा अगर ये शायद 233 है आई थिंक, अधिकरण 233 या 232 है। निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग 333 होना चाहिए। चलिए, जब इनको जब याद आएगा तो देख लीजिएगा, अदरवाइज जब इनको पढ़ाएंगे तब देख लेंगे, बता देंगे। ठीक है, 10, 11, 12। ठीक, एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लीजिए, ये 263 होना चाहिए। हाँ, क्यों? क्योंकि एक पार्ट है 245 से 255 और दूसरा है 256 से 263। ठीक, तो ये संविधान के महत्वपूर्ण भाग हैं जो कि आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट, लास्ट, अनुसूचियां। मोटा मोटा इनको भी ध्यान रखना है और ये बहुत पूछा जाता है। जो अनुसूची 1 है, वो राज्य और यूटी के नाम और क्षेत्र से संबंधित है। शेड्यूल 1। शेड्यूल 2 वेतन, भत्ते, सुविधाएं, इनसे रिलेटेड है। कौन कौन से अधिकारियों का वेतन है तो ध्यान रखिएगा, 3 हैं, ऐसे ऐसे 3-3 करके याद रखिएगा। कौन कौन से हैं? टोटल 9 हैं। राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और तीसरा राज्यसभा सभापति और उपसभापति। राज्यसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं होते, उनको सभापति और उपसभापति कहा जाता है। ठीक इसी का स्टेट में देखिए, राष्ट्रपति के बजाय यहां पर आ जाएंगे राज्यपाल। जैसे मैंने ध्यान रखा है वैसे ही आपको ध्यान रखना है, रटना नहीं पड़ेगा। लोकसभा की बजाय यहां पर आ जाएंगे विधानसभा अध्यक्ष, और यहां पर आ जाएंगे राज्यसभा की बजाय विधान परिषद। तो बाकी जो 3 बचे वो कौन है? एक तो है सुप्रीम कोर्ट के जज, न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज, और तीसरे हैं कैग, नियंत्रक एवं महालेखक। ठीक, तो ये टोटल 9 लोगों के वेतन, भत्ते और सुविधाएं हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अनुसूची 3 है उसमें जो है
शपथ, वो पद ग्रहण करते समय कौन कौन सी शपथ लेते हैं, ऐसे 9 पदाधिकारी हैं। कितने पदाधिकारी हैं? 9। इनको भी 3 में डिवाइड कर दीजिए। 3, 3 और 3। ये 3 तो यहीं पर आ गए। ठीक, यहां पर संघ के मंत्री, यहां पर राष्ट्रपति और राज्यपाल का नाम मत लिखिएगा, इसलिए आपको कंपैरिजन करके बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे। जब यहां पर संघ के मंत्री हो जाएंगे तो यहां पर राज्य मंत्री हो जाएंगे। संसद के सदस्य, तो यहां पर विधानमंडल के सदस्य या विधानसभा के सदस्य। संसद के निर्वाचन के लिए सदस्य, जो अभी अपना पर्चा भर रहे हैं वो निर्वाचन के लिए, वो इसमें आ जाएंगे। ठीक, सदस्य की बजाय यहां पर अभ्यर्थी लिख दीजिए। ठीक, यहां पर विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी। तो यहां पर 2 लोग गायब हो गए, 3 लोग। राष्ट्रपति राज्यपाल यहां पर नहीं आएंगे, लोकसभा अध्यक्ष राज्यसभा अध्यक्ष ये सब यहां पर नहीं आएंगे। ठीक, लेकिन लोकसभा का जो अध्यक्ष होगा वो भी क्या होगा? संसद का सदस्य होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मेन चीज ये 2 नाम याद रखिएगा, राष्ट्रपति और राज्यपाल के शपथ का प्रारूप अनुच्छेद वो अनुसूची 3 में नहीं है। ठीक, जो याद रखना है आपको। अनुसूची 4, अनुसूची 4 ये बताती है कि राज्यसभा में राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का के लिए सीटों का आवंटन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, तो हर एक राज्य के लिए 2 सीटें वहां के अपर हाउस में, जिसे आप सीनेट कहते हैं, वहां पर क्या होता है? आरक्षित है। लेकिन यहां पर हर राज्य का समान प्रतिनिधित्व राज्यसभा में नहीं है। जो बड़े स्टेट हैं, जिनकी जनसंख्या बड़ा है, भौगोलिक विस्तार बड़ा है, उनका क्या है? सीटें ज़्यादा हैं। जो छोटे राज्य हैं उनकी सीटें कम हैं। तो ये कितनी सीटें किस स्टेट की होंगी वो कहाँ पर मिलेगा? चौथी अनुसूची में। ये सारी अनुसूचियां जो मैं बता रहा हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार पूछी गई हैं। 5वां, अनुसूचित क्षेत्रों के लिए प्रशासन के लिए प्रावधान। किसमें? अनुसूची 5 में। अनुसूची 6 में 4 राज्य हैं, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको याद करने का और तरीका मैं बता रहा हूं। अगर मैं भारत का नक्शा बनाऊं, ये नॉर्थ, इधर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में, तो यहां पर पड़ेगा आसाम, इसी के पास यहां पर पड़ेगा मेघालय, इधर पड़ेगा त्रिपुरा और यहां पर पड़ेगा मिजोरम। ये ऐसे चलिएगा, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये सब आपस में क्या है? कनेक्टेड है। मेघालय केवल आसाम से कनेक्टेड है, बाकी किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो इधर के जब आप मैप देखेंगे तो यहाँ के राज्य, तो यहाँ के अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन किसके थ्रू होता है? अनुसूची 6 के थ्रू। तो यहां पर जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उनमें ये राज्य शामिल नहीं है। ठीक, अभी आपने न्यूज में देखा होगा कि जो लद्दाख को हमने यूटी बनाया, वो अपने अनुसूचित क्षेत्रों का जो प्रशासन मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अनुसूची 6 के थ्रू प्रशासन का अधिकार दीजिए, 5 में मत रखिए, क्योंकि वो 5 में शामिल है। इन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं जहां पर अनुसूचित क्षेत्र हैं, वो सब के सब किससे शासित हैं?
अनुसूची 5 के थ्रू। ठीक। जो अनुसूची 7 है वो संघ और राज्य के बीच विषयों का बंटवारा। मैंने आपको बताया है कि 3 सूची होती हैं, संघ सूची, यूनियन लिस्ट, जिसके सब्जेक्ट पर, जिसके विषय पर कौन कानून बनाता है, संघ सरकार, केंद्र सरकार। और दूसरी है राज्य सूची, जिस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, राज्य सरकार को। और तीसरी समवर्ती सूची, कॉनकरेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची। इस पर अधिकार, इस पर कानून बनाने का अधिकार दोनों को है, लेकिन अगर कोई डिस्प्यूट हुआ तो किसका माना जाएगा, संघ का। यहां पर टोटल 97 विषय थे पहले, जो कि अब बढ़ करके 100 हो गए। ये सब्जेक्ट याद रखिएगा कि संघ सूची में कितने विषय हैं, कितने सब्जेक्ट हैं, 100। राज्य में पहले 66 थे, अब घट करके 61 हो गए, 61। और कॉन्करेंट में पहले थे 47, यहां से जो 5 घटे हैं वो 5 यहां पर ऐड कर दीजिएगा तो मिल जाएंगे 52। ठीक। वो कौन कौन से थे, कब ऐड हुए, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तो बताएंगे। 8th, संविधान की 8वीं अनुसूची, इसमें भाषाओं का वर्णन किया गया है। और कितनी भाषाएं शामिल हैं, पहले थी 14, अब हो गई हैं 22। कौन कौन सी हैं वो देख लीजिएगा। देखिए कैसे, इनको ऐसे ही याद रखिएगा, और याद रखना बिल्कुल ही सिंपल है। ए से असमिया, बी से 2 हैं, एक है बोडो और दूसरी है बांग्ला। आप खाओ। असमिया और बोडो और बांग्ला, बी से हो गई 2, सी से कोई नहीं है, ए बी सी के बाद आता है डी, डी से है डोगरी। ठीक। डी के बाद क्या आएगा, ई, ई से कोई नहीं है, एफ से कोई नहीं है, जी से है गुजराती, एच से है हिंदी। ए बी सी डी ई एफ जी एच, आई से कोई नहीं है, जे से कोई नहीं है, के से कन्नड़, कोंकणी और कश्मीरी। के से हो गई 3, बी से हो गई 2, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, एल से कोई नहीं है, एम से 4, मलयालम, मराठी, मैथिली, और कौन सी बची, मलयालम, मराठी, मैथिली। चलिए अभी आगे याद आएगा तो बता देंगे। एम के बाद एन, एन से है नेपाली। ठीक। ओ से है ओडिया। पी से पंजाबी। क्यू आर एस, एस से है संस्कृत, सिंधी। टी से तमिल, तेलुगु। यू से है उर्दू। यू से क्या हो गया, उर्दू हो गया।
हो गई। तो कितनी भाषाएं हो गई? 1 2 3 4 5 6, 6 3 9, 9 3 12, यहाँ पर एक का नाम नहीं लिख पाए। 13 14 15 16 17 18 19 20, दो छूट गई हैं। एक तो यहाँ पर है संथाली। संथाली। एक और एम से कौन सा रह गया? मलयालम, मराठी, मैथिली। यहाँ पर एक नाम मैं भूल रहा हूँ, वो आप देख लीजिएगा, मैं मार्क किए दे रहा हूँ। ठीक। तो टोटल ये 22 भाषाएं हैं। बस यही एक नाम छूट रहा है, और जिन जैसे मैंने इसको ध्यान रखा है ऐसे ही आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चीज़ें जो है गलत नहीं होंगी। ठीक। अब यहाँ पर हमें दो चीज़ें ध्यान में रखनी है जो इम्पॉर्टेंट है। अच्छा हाँ, एक यहाँ पर है, मिल गया। ये है मराठी, मणिपुरी। ये नाम कैसे ध्यान आया वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ताकि आप ट्रिक जो है भूलिए नहीं। 21वां संविधान संशोधन, ये आई थिंक 1967 में हुआ था, 1967। इसमें से सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो पहले थी कितनी भाषाएं? 14। 14 में से एक जोड़ दिए सिंधी को, तो क्या हो गई? 15। KNM, कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी, इनको जोड़ा गया 67वें संविधान संशोधन से। ठीक। और फिर जोड़ा गया BDMS को, बोडो, डोगरी, मराठी और संथाली, इनको जोड़ा गया 71वें संविधान संशोधन से। और लास्ट में 2011 में ओडिसी का नाम बदल करके नाम बदला गया, उड़िया रखा गया, उड़िया। ठीक। ये क्या किया गया? उड़िया नाम रखा गया। ठीक। बात समझ में आ गई? तो 14 भाषाओं के बाद 15वां ये था। 16 17 18 19 20 21 22, 22 भाषाएं हो गई। ठीक। तो इसी वजह से एम से हमने ये याद रखा था मणिपुरी। ठीक, इस वजह से ये किया गया। ये सीक्वेंस याद रखिएगा। ठीक। इसका ईयर मुझे ध्यान नहीं है, इसका तो है 1992 आई थिंक, और इसका मुझे ध्यान नहीं है, वो देख लीजिएगा आप लोग। ठीक। संविधान संशोधन का सीक्वेंस याद रखिएगा। कहाँ तक हम पहुँच गए? 8।
अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित विषय हैं और ये सबसे विवादित अनुसूची रही है। जितने भी रिजर्वेशन अब तक दिए गए हैं वो सभी के सभी इसी में से रिलेटेड हैं। आप लोग सुनते होंगे तमिलनाडु में 69% रिजर्वेशन है, वो इसी में डाला गया है। ऐसा क्यों किया गया था? भूमि सुधार से संबंधित विषय शुरुआत, ये अनुसूची संविधान संशोधन प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा ही नेहरू जी के समय लाई गई थी। वो हो क्या रहा था कि पहले संपत्ति का अधिकार क्या था? मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट। तो जब भी भूमि सुधार से संबंधित करते थे, जमींदारी प्रथा खत्म करने की बात करते थे, तो लोगों से जो एक्सेस जमीन थी, अधिक जमीन थी, वो क्या कर सरकार लेती थी और गरीबों में बांटती थी। तो जब भी वो ले तो जिसकी संपत्ति छीनी जाती थी वो फंडामेंटल राइट का उदाहरण देते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाता था। तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रोक लगा देता था कि भाई इनका ये मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार, तो आप जमीन नहीं छीन सकते। तो नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि भूमि सुधार से संबंधित एक अनुसूची बनाई और कहा कि जो भी विषय इसमें डाल दिए जाएंगे उस पर कोर्ट कोई रिव्यू नहीं कर सकता। अब सरकार और कोर्ट में न्याय न्याय सॉरी कार्यपालिका और विधायिका और साथ में न्यायपालिका, इनमें आपस में टकराव होने लगा। विधायिका और न्यायपालिका में जब टकराव होने लगा तो उसका एक रास्ता निकाला गया और उस समय सुप्रीम कोर्ट ने एक केशवानंद भारती, आपने नाम सुना होगा, एक केस, केरल के ये संत थे, अभी 1-2 साल पहले इनकी मृत्यु हुई। 24 अप्रैल 1973, ये डेट याद रखिएगा बिल्कुल जबान पर। इसी दिन इस केस का डिसीजन आया था और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस डेट के बाद जितने भी मैटर इस अनुसूची में जोड़े गए हैं उन सब का कोर्ट रिव्यू कर सकता है। और वहीं से जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा और साथ में साथ उस अवधारणा का इस्तेमाल करके एक कहा गया संविधान का आधारभूत ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसकी अवधारणा आई। और ये कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान में ऐसे चीजों को चेंज नहीं कर सकती जो संविधान के आधारभूत ढांचे के भाग हैं। ये कहीं नहीं लिखा कि आधारभूत ढांचा क्या है। ये सुप्रीम कोर्ट का अपना इनोवेशन था, जुडिशरी का अपना इनोवेशन था। और आधारभूत ढांचा क्या है, अगर संसद ने पूछा भाई बता दो आधारभूत ढांचा क्या है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि उसको समय समय पर हम बताते रहेंगे आपको। ये नहीं क्लियर किया कि हाँ ये चीजें हैं और ये चीजें नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि समय समय पर हम बताते रहेंगे, हम इंटरप्रेट करते रहेंगे कि ये संविधान का आधारभूत ढांचा है नहीं है। कुछ डायरेक्ट क्लेरिफाई कर दिया कि हाँ ये चीजें हैं, वो जब हम उसको पढ़ेंगे तो बताएंगे। ठीक। एक चीज और, अभी हम लोगों ने डीपीएसपी पढ़ा था, वहां पर एक मामला ये था, मिनर्वा मिल्स का मामला। ये 1980 का एक केस था। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी संविधान, इनके संतुलन और समन्वय पर कोई भी कानून होना चाहिए। संविधान इनके संतुलन और समन्वय पर आधारित है। मतलब इनमें आपस में टकराव होने पर दोनों के बीच का रास्ता निकलना चाहिए, ना तो ये ऊपर है ना ये ऊपर है। ठीक, बात समझ में आ गई? ये याद रखिएगा, ये यहाँ का टॉपिक नहीं था, बस अभी ध्यान आ गया तो बता दिए। तो अनुसूची 9 में भूमि सुधार से संबंधित विषय रहे हैं। 24 अप्रैल 1973 के बाद जो भी मैटर इस अनुसूची में डाला गया है, जैसे तमिलनाडु वाला ही हो गया आरक्षण का, वो सब का सब जुडिशियल रिव्यू के तहत आता है और सुप्रीम कोर्ट उसमें कभी भी डिसीजन दे सकता है। 10, अनुसूची 10, ये दल बदल कानून से संबंधित है। बावनवां संविधान संशोधन 1980 के आसपास आया था ये। ठीक है,
ये नंबर मुझे याद है, बस ये ध्यान रखिएगा कि 52वां संविधान संशोधन दल विदल से संबंधित है और उसके तहत अनुसूची 10 दी गई है। अनुसूची 11 ये ग्राम पंचायत से संबंधित है। इसमें 29 सब्जेक्ट्स हैं, विषय। और अनुसूची 12 शहरी निकाय से संबंधित है, नगर पालिका नगर निगम से, और इसमें 18 विषय हैं, 18 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक, अनुसूचियों का क्रम, उनके जो सब्जेक्ट्स हैं ये आप ध्यान रखिएगा। हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अब केवल एक टॉपिक बाकी था इसमें, वो हम आगे कर लेंगे, यहाँ पर करना जरूरी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो कि हमें ध्यान में रखने हैं, लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वो बताते जाएंगे कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अभी के लिए आप इसको रिवाइज कीजिए। 2 पार्ट में हमने इस चैप्टर को किया, कहीं कोई गलती रह गई हो तो आप बताते रहिए कमेंट सेक्शन में। मैं कौन सा रेफरेंस बुक फॉलो कर रहा हूँ ये भी मैंने आपको बता चुका हूँ। एनसीईआरटी और लक्ष्मीकांत दोनों का कॉम्बिनेशन। ठीक, अच्छा एक चीज़ और मैं सुधारना चाहता हूँ, शायद कल मैंने आपको बता दिया था, एक बुक का नाम एक मैंने कोट किया था कि मैंने ये किया था, यूनियन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी। जब मैंने कहा था कि एक सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, ये संविधान की क्या है, भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण विशेषता। ठीक, तो इसमें यूनियन की बजाय होना चाहिए कॉन्फेडरेशन। कॉन्फेडरेशन विद सेंट्रलाइज्ड टेंडेंसी, और ये इसको किसने कहा था, आइवर जेनिंग्स ने। मैंने शायद वहां पर यूनियन वर्ड बता दिया था, ये आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, और कोई दिक्कत हो, कुछ गलती हो गई हो, वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और अपने आप से भी करेक्ट कर सकते हैं, हमारी जानकारी के लिए भी बता सकते हैं। तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, खूब अच्छे से मेहनत कीजिए। ये टॉपिक आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट था आज का, खास करके महत्वपूर्ण अनुच्छेद। और कल में जो मैंने बताया था कि संविधान के स्रोत कौन से देश से क्या चीज़ें ली गई हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। संविधान के भाग इंपॉर्टेंट हैं, कौन से भाग में कौन सी चीज़ें हैं, और संविधान की अनुसूचियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, तो इस चैप्टर से ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बीच बीच में जो क्वेश्चंस मुझे याद आते गए, जैसे लघु संविधान की संज्ञा किसे दी गई है, 72th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखिए। खूब मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई विकल्प नहीं, अभ्यास का कोई विकल्प नहीं, प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िएगा, शॉर्टकट अपना बनाइएगा जो कि आपको ध्यान रहे। ठीक है, तो खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।